कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूपी पीसीएस रिजर्वेशन कैसे अप्लाई कर रहा है और उस प्रोसेस में कैसे रिजर्व कैंडिडेट्स को नुकसान हो रहा है और कैसे अनरिजर्व कैंडिडेट्स जो होते हैं या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ लोगों ने उसमें कमेंट्स किए, कुछ ठीक कमेंट थे, कुछ मतलब ठीक है उनको आपत्ति थी तो उन्होंने कमेंट किया। तो उसके बेसिस पे मैंने आज कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। ये वो कैलकुलेशंस हैं, ये है। तो मैं ये कैलकुलेशंस आपसे शेयर करूँगा कि इसका रिज़ल्ट क्या है, ये जो कैलकुलेशंस किए हैं, और कैसे सच में जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है प्रीलिम्स और मेंस लेवल पे। और लास्ट में जस्टिफाई करने के लिए इसको जो मैं बोलूँगा, 2023 का यूपी पीसीएस का जो रिज़ल्ट था ओवरऑल फाइनल लिस्ट, वो भी आपसे शेयर करूँगा और इसमें दिखाऊँगा जो मैं ये सब आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो आज के वीडियो का मुद्दा यही है कि कैसे जो रिज़र्वेशन अप्लाई हो रहा है वो कैसे ख़राब है जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए। तो इस बार मोटा-मोटा मान के चलते हैं कि 700 सीट्स आ रही हैं, ठीक है। ऐसी सूचना है कि टोटल यूपी पीसीएस में 700 सीट्स हैं। अब 700 सीट्स में 60% रिजर्वेशन अगर ईडब्ल्यूएस को मिला लें तो है, और 40% अनरिजर्व सीट रहती हैं जो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। तो मैं ये करूँगा कि ईडब्ल्यूएस वाला उनको जनरल कैटेगरी में डाल के फिर हमने कैलकुलेशंस की हैं। सिर्फ मेन 3 कैटेगरी ली है, एससी, एसटी, ओबीसी। तो हमको पता है कि 15 गुना लोग बुलाए जाते हैं लगभग। तो 700 का 15 गुना कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105, 10,500 बच्चे। उसमें से अगर ईडब्ल्यूएस का हम 10% हटा देते हैं रिजर्वेशन, तो 50% रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। तो 50% इसका कितना हो जाएगा? 10,500 का 5,225। 5,225 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करेंगे वो इन 3 कैटेगरीज के होंगे जो मैंने आपको बताया, एससी, एसटी, ओबीसी। 5,225 बच्चे भी वो होंगे जो जनरल कैटेगरीज के होंगे या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा आता है, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहीं से भी नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब यही है कि थोड़ा उनका रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल हो, इस वजह से भी रिजर्वेशन लाया गया। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, रीजंस और भी हैं, बट एक वन ऑफ द रीज़न इज दिस कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो। अब हम एससी, एसटी, ओबीसी की टोटल बात करें पॉपुलेशन की, तो एनएफएचएस 2015 में मोटा कुछ सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से इनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 73% है, ठीक है। वहीं जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी लगभग 27% है मिला के। तो 27% को 50% कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, और वहीं जो 73% है उनके पहली स्टेज में सिर्फ 50% लोग बुलाए जा रहे हैं, जो कि 5,225 है, हमने पहले डिस्कस किया। अब आता है मेंस का नंबर। अब मेंस में बच्चे बुलाए गए 10,500, यानी 700 का 15 गुना। अब एक चीज मैं ये मानने में कतई पीछे नहीं हटूंगा कि जो इन कैटेगरीज के बच्चे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, वो मेंस वाले जो क्वालिफाई करेंगे उनसे कई मायनों में, कुछ एक्सेप्शंस हटा देंगे, वरना कई मायनों में वो उनसे पीछे होते हैं। सोशियोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे कभी कास्ट के बारे में, या ये जो बैकवर्डनेस होती है ये क्यों होती है, इसके पीछे 2 रीजंस दिए होते हैं। एक होता है कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, एक होता है कल्चर ऑफ सर्वाइवल। तो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस होता है उनके लिए जो प्रिविलेज्ड हैं थोड़ा, जो दूसरे होते हैं उनके लिए होता है कल्चर ऑफ सर्वाइवल। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। ए बच्चा जो है प्रिविलेज क्लास से आता है, वो
प्रिविलेज क्लास से आता है तो उसकी स्कूलिंग हम मान के चलते हैं अच्छी होगी। स्कूलिंग के बाद जब वो घर पहुंचेगा, मतलब स्कूल के बाद वो जब घर जाता है तो उसके घर वाले ये पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही पढ़ाई में, अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो तो आप उसका ट्यूशन ले लीजिए। मतलब मोटा मोटा ये कि उनके वो जब घर जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं तो उनको पता होता है पढ़ाई में क्या क्या न्यूआंसेस होते हैं, उस पर वो बात करते हैं ए के लिए। फिर अगर वो मैथ्स में कमज़ोर है, फिजिक्स में कमज़ोर है तो उसका ट्यूशन लगवा दिया जाता है। वो वहाँ अफोर्ड भी कर सकते हैं और आराम से वो वहाँ पे मैनेज कर सकता है अपना ये। फिर शाम होते होते जब वो ट्यूशन पढ़ के आएगा तो फिर से मम्मी या पापा, जिसको टाइम मिलेगा, वो फिर से बात करेंगे रिगार्डिंग इज एजुकेशन, कैसा पढ़ाई चल रहा है और क्या किया जाए, और अगर किसी सब्जेक्ट का कोचिंग चाहिए हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। ये हो गया कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब घर आने के बाद भी पढ़ाई के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट बी पे, जो बैकवर्ड है, जिसके घर में ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है। अब वो घर आया, मुझे बहुत ही रेयर लगता है कि जो SC ST या OBC में जो और बैकवर्ड हैं, क्रीमी लेयर को हटा देते हैं, उनके घर में मुश्किल से उनके माता पिता खुद नहीं पढ़े लिखे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द फर्स्ट जनरेशनल लर्नर, तो नहीं पूछते हैं। वो सीधे ये कह देंगे अच्छा स्कूल से आके कपड़े उतारो, या तो किसी काम पे चले जाओ, या तो पापा को खाना देने चले जाओ, दुकान पे बैठे होंगे, या तो कुछ। फिर वहां से वो उस चीज में फंसता है, फिर शाम को आता है, फिर खेलने का मन हुआ, कुछ हुआ। मतलब ऐसे कल्चर ऑफ सर्वाइवल, वहां रहना ही सर्वाइवल है, मतलब सर्वाइवल के लिए रह रहे हैं। जो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस वाला चीज है, ये पहली वाली कैटेगरी में। यहाँ वो एक्सेल करवा रहे हैं, माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो हर चीज पूछ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। दूसरी वाली कैटेगरी में अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो ये नहीं समझते हैं कि उसको अलग ट्यूशन दिलवाओ या कुछ और, सीधे कह देंगे तुमसे होगा नहीं। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल पढ़े। आप एनरोलमेंट रेशियो देख लो अपर कास्ट का वर्सेस ये जितने भी क्लास हैं। 10th के बाद आधे छोड़ देते हैं, 12th के बाद लगभग 90% छोड़ देते हैं। वोकेशनल या तो घर वाले काम में लग जाते हैं या कुछ करने लगते हैं। तो ये कल्चर ऑफ एक्सीलेंस और कल्चर ऑफ सर्वाइवल की बात थी। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब यही बच्चा जो इस बैकग्राउंड से आ रहा है, ये मेंस में compete करेगा उन बच्चों से जो ऑलरेडी उस कल्चर ऑफ एक्सीलेंस से आ रहे हैं। अब वहां पे 50-50% मैंने आपको बताया था कि लोग होंगे, यानी 5225 5225। ये पैरिटी है ही नहीं, पहली बात। और इस 5225 में ओबीसी के वो वाले बच्चे भी हैं जो शायद प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करके जनरल से ज्यादा नंबर ला करके पहले वाले अनरिजर्व सीट से जा सकते थे, लेकिन उनको ओबीसी से लिया गया, SC से लिया गया। ये एक यहाँ पे UPPCS भेदभाव कर रहा है। दूसरा, फिर मेंस आता है। मेंस में फिर से हम वही सारी बात कर सकते हैं कि क्यों जो है अदर कैटेगरीज वाले SC ST OBC क्यों compete उतना नहीं कर सकते। मुझे ये मानने में कतई मतलब शर्म की बात नहीं है, क्योंकि होता है ऐसा। एक घोड़े को अगर आप डेली रेस दौड़ाओगे, एक घोड़ा कभी कभी दौड़ा है तो आपको पता है कौन सा घोड़ा जीतेगा। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि SC ST OBC कम्युनिटी वाले बच्चे कमज़ोर होते हैं, मेंटली नहीं, क्योंकि उनका क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो उतना समझ नहीं पाते हैं, उनको चीज़ें सीखने में टाइम लगती हैं। रीज़न ये रहा। अच्छा ठीक है, अब मेंस हुआ। मेंस के बाद 20% बुलाते हैं, जितने मेंस इन प्रीलिम्स में बुलाए गए थे उसका 20%, यानी 10,520 का अगर 20% निकाले तो 2,100 आएगा, यानी 2,100। अब फिर से यहाँ भी वो रिजर्वेशन कैसे लगाएंगे कि ओबीसी वाला ओबीसी में ही काउंट होगा, मतलब 50% फिर से वही बुलाए जाएंगे जो SC ST OBC होंगे, और दूसरे कौन से होंगे जो EWS के होंगे और जनरल कैटेगरी के होंगे। यानी 1,050 वर्सेस 1,050। वर्सेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन है, एलिमिनेशन का खेल होता है। अब इंटरव्यू में 1,050 3 कैटेगरीज के हैं, फिर से वही पॉपुलेशन फैक्टर, कितना पॉपुलेशन है, बुलाए सिर्फ 1,050 के। और दूसरे वाले जिनका लगभग 25 से 27% पॉपुलेशन है, वो भी 1,050 बचे बैठे हैं। फिर से बात यहाँ पे क्या आएगी,
अब ये जो 1050 है, इनका सब कुछ इतना अच्छा रहा है शुरुआत से। अब ये इंटरव्यू कर रहे हैं उनके साथ जिनका आपको बैकग्राउंड मैंने बताया कि कैसा है। मैं सब नहीं कह रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन वो एक्सेप्शंस भी ओबीसी और एससी एसटी में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बैकवर्ड है एससी एसटी ओबीसी में, उनके साथ ही भेदभाव हो रहा है। पॉइंट ये है। अब यहाँ पे ये 1050 जो एससी एसटी ओबीसी वाले हैं, वो दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं जो जनरल कैटेगरी वाले हैं। अब यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि अब ये वाला अगर आप क्लियर करो, जनरल कैटेगरी वाले को बीट करो, तब हम आपको लास्ट में रिजर्वेशन दे देंगे। इसका अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा 2023 वाला रिजल्ट। सिर्फ 5 या 6 बच्चे 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी से, जो अदर कास्ट है, यानी 3 शायद ओबीसी हैं, 2 एससी हैं, वो अनरिजर्व वाली कट ऑफ सिर्फ 5 बच्चे क्लियर कर पाए थे। मतलब कि 40% सीट्स पे या 50% सीट्स पे अगर ईडब्ल्यूएस को मिला लें तो सिर्फ 5 बच्चे ओबीसी एससी के क्लियर कर पाए थे वो कट ऑफ, जबकि और कर पाते अगर वो शुरुआत में डिस्क्रिमिनेटरी जो रिजर्वेशन अप्लाई कर रहा है यूपीपीएससी वो ना करता। अब मैं जब ये वीडियो अभी ख़त्म करूँगा, शायद मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, 700 सीट, फिर 15 गुना कितना हो गया 10,500, फिर उसका 50-50%, मतलब कि इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी जो है, यानी जो जनरल कैटेगरी है, उसको शुरुआत से ही प्रीलिम्स में, मेंस में रिजर्वेशन दिया जा रहा है 40%। अगर ईडब्ल्यूएस को मिला लें तो 50%, और बाद में कह रहे हैं कि तुम फाइनल स्टेज में रिजर्वेशन ले लेना। इसका मतलब अगर एक मैं दूसरी एनाटॉमी बनाने की कोशिश कर एनालॉजी बनाने की कोशिश करूं, तो एक ऐसी रेस में दौड़ा रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि आप पहली रेस दौड़ लो, जब फाइनल पॉइंट आने वाला होगा तब आपको हम थोड़ा स्पीड मत या थोड़ा गैप दे देंगे जनरल कैटेगरी से कि आप 2 मीटर आगे दौड़ लो, लेकिन शुरुआत में आप उनको ज़्यादा स्पेस दे रहे हो। मेरा मुद्दा ये है। इस वीडियो के लास्ट में अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वो लिस्ट देख लीजिएगा, जिससे मेरा जो पूरा वीडियो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। सो यही मेरा मुद्दा है, यही मेन पॉइंट है। अगर आपको सही लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ तो आप आवाज़ उठाइए। बाकी 2023 वाला अटेम्प्ट मैंने भी दिया था, मेरे भी नंबर 123 या 124 थे। अभी मैं अपना वो भी डाल दूँगा स्क्रीनशॉट अपने नंबर्स का। कट ऑफ 125 गई थी, ओबीसी की 127 गई थी, 100, हाँ ऐसे ही, मुझे याद नहीं है, बस ऐसा कुछ था, आप देख लीजिए। ये जो है ये रिजल्ट है 2023 वाला, जो प्रीलिम्स मतलब ओवरऑल यूपीपीसीएस का एग्जाम था। अब इस पे मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कितने अनरिजर्व सीट्स पे कितने एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और जो मैं इनडायरेक्टली 40% या 50% रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, वो इससे जस्टिफाई हो जाएगी। देखिए, शुरुआत के 3 अनरिजर्व सीट्स है जनरल कैटेगरी का। ये 4th नंबर पे कोई शिव प्रताप है, ये ओबीसी से है, उनका हुआ। 5वें नंबर पे मनोज कुमार भारती कोई है, उनका अनरिजर्व सीट पे एससी से हुआ। और 6ठे नंबर पे पवन पटेल है। ये 3 बच्चे मतलब 3 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद अनरिजर्व देखो सब जनरल ईडब्ल्यूएस, फिर अंजलि यादव कोई है, उनका ओबीसी से हुआ, ये चौथी हुई, ठीक है, अनरिजर्व सीट्स पे। बाकी सब जनरल है। आप यूआर देखिए, उसके सामने जो कैटेगरी लिखी वो देखिए। अब नीचे बाकी जो ये एससी एसटी ओबीसी लिखा है, ये आप ये समझिए इनकी सीट रिजर्व है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सीट रिजर्व वाली है। अब ये देखिए अनरिजर्व जनरल जनरल जनरल, ये नीचे तक ही यहाँ पे सब जनरल है, कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं है। फिर नीचे आइए, एक ये सीट अनरिजर्व जनरल, ये ओबीसी की रिजर्व सीट है। अनरिजर्व जनरल, ये देखिए, ये सारे आप देखिए अनरिजर्व वाली सारी सीट्स है, और यहाँ भी कोई ओबीसी एससी एसटी का नहीं है। बाकी ये शायद रिजर्व सीट्स है। ये देखिए यहाँ पे 4 आई, ये भी जो है
जनरल कैटेगरी का बच्चा गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी देखिए। अब यहाँ पे देखिए शुरू 2 और 3 नंबर अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस। यहाँ ये प्रज्ञा यादव जी है कोई, इनका ओबीसी। ठीक है, ये शायद 6th कैंडिडेट है जो मैंने बोला था। इसके बाद शायद आपको और कोई नहीं मिलेगा। अनरिजर्व जनरल, ठीक है, अनरिजर्व जनरल। एक ये अनरिजर्व आदित्य यादव ओबीसी, एक ये अविनाश सिंह ओबीसी। ये देखिए, सो मोटा मोटा जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये वो यही है, ये अनरिजर्व ओबीसी। चलिए मान लेते हैं 10 बच्चे होंगे जो लास्ट में जो जंप करके जनरल से क्वालिफाई किए। पर आप ये समझिए कि 40% अगर रिजर्व पहले से ही या 50% पहले से ही रिजर्व करके लाया जा रहा है और लास्ट में उसमें 10 सीट जा रही हैं, तो कितना परसेंट हुआ। अब जो आपको पीडीएफ दिखाई उसमें आपने देखा होगा 10 के आसपास है, ठीक है। तो अब एक और कैलकुलेशन फिर कर लेते हैं। टोटल 700 सिलेक्शंस होने हैं जिसमें 50-50% रिजर्वेशन मेंस तक की एटलीस्ट रहेगा। तो 350 जाएंगे ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वाले, 350 दूसरे वाले, ठीक है। अब 350 में जैसे लास्ट वाला हमने निकाला उसमें ओवरऑल 10 थे, ठीक है, जो सेलेक्ट हुए अनरिजर्व सीट से। अभी यहाँ अनरिजर्व सीट्स कितनी हो गई मोटी मोटी, हम एससी ईडब्ल्यूएस वालों को जनरल कैटेगरी से जोड़ के बता रहे हैं। तो अगर 350 सीट है, 350 सीट में अगर 10 लोग जो SC ST OBC से हैं वो 10 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उसका परसेंटेज आप निकालिए एक बार, कितना आएगा। 100 को 35 से भाग दे दीजिए, लगभग मुझे नहीं लगता ये 3% भी है, लेस देन 3% लोग SC ST OBC वाले जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व सीट्स में जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले ही उनको एलिमिनेट किया जा रहा है प्रीलिम्स में, मेंस में। आपको ये है ये कैलकुलेशन। टोटल सीट्स 700, 50-50% मेंस तक के लोग जाएंगे, फिर उसका 10%। वो मैंने 2023 के बेसिस पे लिया है। 2022 का आप रिजल्ट देखिए। अब ये आपका भी काम है, थोड़ा एनालाइज करिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, कट ऑफ हाई क्यों जा रही है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व सीट से कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जा रही है क्योंकि 45% लोग सिर्फ 27% सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। वहीं पे सिर्फ मुश्किल से 15-20% लोग 50% या 45 या 40% सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। यही मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन है पूरा, कि ये चीज़ सामने आनी चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद एक बेंच का डिसीजन आया, अजीत कुमार, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ तो जस्टिस अजीत कुमार नाम था, उनका जजमेंट आया कि आप प्रीलिम से ही रिजर्वेशन लगाएंगे। अगले ही दिन 2 बेंच मतलब हायर बेंच बना के उस पर स्टे लगवा दिया गया। उसके बाद अभी क्या अपडेट है नहीं पता, होगा भी नहीं क्योंकि अभी से नहीं चल रहा है, पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। अगर आवाज़ नहीं उठाओगे, अगर बात नहीं सामने करके रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। करते रहो, कट ऑफ खेलते रहो। ये कोचिंग वालों को सिर्फ कोर्स बेचना है। जितने दिन आप स्ट्रगल करोगे, जितने दिन आप प्रिपरेशन में टाइम लगाओगे, 5 साल 6 साल 4 साल, आप उनका कोर्स खरीदोगे, वो आपको बताएंगे पेपर ट्रिकी बन रहा है, पेपर कठिन बन रहा है, आप ये वाला कोर्स ले लो, ये ऐसे करके करो, आपका हो जाएगा। कुछ नहीं है। मुद्दा ये है, आप पहले ये ठीक कराइए। हम सब करके पढ़ाई सब कर लेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे का मतलब SC ST OBC कैटेगरी वाले सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। पर अगर आप सिस्टमेटिकली उनको सिस्टम से बाहर करना चाहोगे, जो कि पिछले कितने सालों से रहे हैं बाहर, आप फिर से उनको एक सिस्टम बना के बाहर करोगे तो वो बाहर हो जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम यही है कि जो खुद इस कैटेगरी से बच्चे हैं उनको खुद नहीं पता है कि ये काम कैसे कर रहा है।
तो मेरा पूरा इंटेंशन ये वीडियो बनाने का यही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो बात एकदम मुझे जायज़ लग रही है मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, मुझे पता है, लेकिन रिजर्वेशन इज़ समथिंग विच इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सम हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो उन लोगों ने फेस किया है। और हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो है वो ऐसा वैसा नहीं है, उसके बारे में पढ़ो तो समझ में आएगा वो है क्या। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो शेयर कर सकते हैं आप, अगर नहीं लगे तो आपको देख के छोड़ देना बस। थैंक यू।